Hello friends, welcome you all on the online platform of उमंग क्लासेस। उमंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अस्मिता त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो उमंग क्लासेस है वो आपके लिए उपहार बैच लेकर के आया है, जो कि यूपी टेट का एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। तो इस बैच में मैं आपका इंग्लिश का पोर्शन कवर करा रही हूँ और इंग्लिश की क्लास में आज हमारी क्लास नंबर 5 है, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन सेक्शन पढ़ रहे हैं और नाउन की आज हमारी क्लास नंबर 4 है। इससे पहले हम नाउन के 3 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं की है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर वो क्लासेस ज़रूर देख लें, क्योंकि नाउन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे रूल्स हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें फटाफट से अपने दोस्तों को, तो उन सभी दोस्तों को जो इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, और यूपी टेट की तैयारी अच्छी करनी चाहते हैं। नाउन में चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हम एक नया कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, न्यूमेरल नाउन। ठीक है, आपको याद नहीं करना है कि न्यूमेरल नाउन क्या होता है। ठीक है, मैंने पहले ही फर्स्ट डे से मैं आपको बता रही हूँ, नाउन के डेफिनेशंस आपको याद नहीं करनी है, आपको नाउन पहचानने आना चाहिए और रूल्स के अकॉर्डिंग उनका यूज करने आना चाहिए। ठीक है, A numeral noun is a noun that expresses a number, quantity or group। जैसे 100, आप कहेंगे मैम ये तो एडजेक्टिव है, नाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। ठीक है ना, तो है तो ये किसी अंक का नाम ना, बताइए यहाँ लिखा है ना नंबर को एक्सप्रेस कर रहा है, तो 100 क्या कर रहा है, एक नंबर को एक्सप्रेस कर रहा है ना, तो 100 क्या है, एक न्यूमेरल नाउन है। जैसे 1000, मिलियन, डजन, स्कोर, पेयर, ये सब क्या है, न्यूमेरल नाउन के एग्जाम्पल हैं। और भी हैं बिलियन, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमें ये याद नहीं करना है कि 100 क्या है, 1000 क्या है, या न्यूमेरल नाउन क्या होते हैं। हमें याद ये रखना है कि इस 100 और 1000 का मैं एक रूल जो बताने जा रही हूँ, उस रूल को आपको दिमाग में रखना है और यूज़ भी करना है। क्लियर है, चलिए देखते हैं क्या है रूल नंबर 8। हमने कुल आई थिंक 7-8 रूल किए थे, बट हम रूल नंबर 8, आई थिंक ये रूल नंबर 9 होना चाहिए, बट कोई ना, नेक्स्ट रूल हम कह सकते हैं। देखेंगे, व्हेन अ नंबर कम्स बिफोर 100,000 डजन दे स्टे सिंगुलर। जब भी 100,000 डजन इनके पहले कोई नंबर आ जाए तो ये सिंगुलर होते हैं। जैसे अबूमन आपने देखा होगा ना, मान लीजिए एक नाउन है बॉय, 1 बॉय है तो हम क्या लिखते हैं, 1 बॉय। लेकिन 2, जहाँ भी 2 बॉय की बात होती है, 2 बॉयज की बात हो जाती है, तो हम क्या लिखते हैं, BOYS। ठीक है, 3 बॉयज की बात होगी तो हम 3 BOYS लिखेंगे ना, S लगा देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, सिंगुलर रहता है तो सिंगुलर रखते हैं, लेकिन अगर उसके पहले कोई नंबर लगाते हैं तो हम प्लूरल बना देते हैं नाउन का। लेकिन ये कुछ ऐसे नाउन है, जैसे 100 हो गया, 1000 हो गया, डजन हो गया, ठीक है ना, बिलियन हो गया, मिलियन हो गया, ये अगर इनके पहले एक जो है निश्चित कोई नंबर लिख दिया जाए ना, डेफिनेट नंबर लिख दिया जाए, तो ये हम प्लूरल नहीं बना सकते। हम इसको 200s नहीं, सॉरी हम इसको 200s नहीं कर सकते। ठीक है ना, हम इसको 200s नहीं कर सकते। अगर 200s आपको कहीं सेंटेंस में दिख जाए तो ये रॉन्ग है, क्योंकि जब भी जो न्यूमेरल नाउन्स होते हैं जो कि संख्या को दर्शाते हैं, उनके पहले अगर कोई संख्या लगी हो तो हम उसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। क्लियर है, क्योंकि 2 लिखने का मतलब ये ऑलरेडी प्लूरल हो गया। ये ध्यान में रखेंगे, जो भी न्यूमेरल नाउन होते हैं उनके पहले अगर कोई डेफिनेट नंबर लिख दिया जाए, जैसे 100 के पहले 2 तो 200, डजन के पहले 3 तो 3 डजन, 1000 के पहले 5 तो 5000, ना कि थाउजेंड्स, डजन ना कि डजन्स। क्लियर है, ये रूल हो गया, सभी को समझ आया। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, जो कि है उसी से रिलेटेड है। ठीक है ना, अभी तक हमने देखा कि प्लूरल नहीं बनाएंगे, 100 का 100s नहीं बनाएंगे अगर 100 के पहले कोई नंबर आ गया, 1000 का thousands नहीं बनाएंगे अगर 1000 के पहले कोई नंबर आ गया। क्लियर है, उसी तरह अब हम कब 100 को 100s लिख सकते हैं, कब हम 1000 को thousands लिख सकते हैं, ये हम देखेंगे।
When a numeral noun is used with an indefinite countable expression that does not show an exact number, it is pluralized. क्या है कि जब हमें किसी सेंटेंस में ऐसा देखने को मिले कि कितने थाउजेंड निश्चित नहीं पता चल रहा है, इधर क्या था, अगर मैं बोलूं 200 तो यहाँ पता चल रहा है कितने 100 की बात हो रही है, 200। जैसे 2000 लोग आए, आपने कितने लोगों को इनविटेशन दिया, 200 लोगों को इनविटेशन दिया, 2000 लोगों को इनविटेशन दिया, समझ रहे हो ना। तो यहाँ निश्चित बता दे रहा है कि कितने 100 कितने 1000। लेकिन जब हमें सेंटेंस देख के ऐसा लगे, ऐसा कुछ सेंस निकले, जैसे हम कहते हैं ना हजारों की संख्या में लोग आए थे, ठीक है ना, thousands of people had come, क्लियर। तो ऐसे सिचुएशन में जहां हमें जो न्यूमेरल नाउन है वो निश्चित उसकी संख्या ना पता हो, वहां हम उसको प्लूरलाइज कर सकते हैं, जैसे डजन्स ऑफ वुमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, क्लियर है। जब ना पता हो कि कितने डजन, कितने 100, कितने मिलियन, बस वो लगभग मिलियन के बराबर हो, वहां हम कह सकते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है ना। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग आए थे। अदरवाइज आप हिंदी में भी देखिए, अगर आपको लिखना हो मुझे 5000 चाहिए, ठीक है, मुझे 5000 रुपए चाहिए, तो आप देखेंगे अगर 5 है तो यहाँ 1000 का हजारों नहीं होता है, 1000 ही रहता है, क्लियर है। लेकिन अगर वहीं कहा जाए कि नरेंद्र मोदी गोरखपुर आए और उनको देखने हजारों की संख्या में लोग आए, तो यहाँ कितने हजार ये पता नहीं है, एक अनुमान लगाया गया कि वो लगभग 1000 के बराबर होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हमने 1000 का हजारों बना दिया, क्लियर है। तो जब निश्चित ना पता हो वहां पे हम डजन का डजन्स ऑफ वुमेन, 100 का हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियन का मिलियंस ऑफ डॉलर, समझ गए, कर सकते हैं। लेकिन अगर 100 के पहले, डजन के पहले, मिलियन के पहले, बिलियन के पहले कोई निश्चित नंबर लिखा होगा, जैसे 1 2 3, तो हम 1000 नहीं करेंगे, 1000 करेंगे। 1 मिलियन नहीं कर, मिलियंस नहीं करेंगे, सॉरी 2 मिलियंस नहीं करेंगे, 2 मिलियन रहेगा, क्लियर है। 5000 नहीं रहेगा, 5000 रहेगा, क्लियर है सभी को। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आप कहे तो मैं कुछ सेंटेंसेस बता दूं इसके, हाँ, अगर आप बोले तो मैं कुछ सेंटेंसेस बता दूं, जैसे शी परचेज 3 डजन पेंसिल्स, ठीक है, 3 डजन, तो देखो डजन है ना, उसके पहले 3 लगा तो डजन, डजन्स नहीं हम लिख सकते, उसके पहले नंबर है तो हम डजन ही लिखेंगे, क्लियर है। न्यूमरल नाउन के पहले अगर कोई नंबर आता है, एग्जैक्ट नंबर, तो हम वहाँ पे उसका प्लूरलाइजेशन नहीं करते हैं। लेकिन वहीं अगर हमें डेफिनिट नंबर ना पता हो तब हम उसका प्लूरलाइजेशन कर सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक देखो ये सब अलग है, पेयर को मैंने अलग रखा है, ठीक है, पेयर को मैंने अलग रखा है क्योंकि मुझे पेयर के बारे में अलग से समझाना था, इसका यूज दूसरी तरह है, ठीक है। पेयर एक ऐसा न्यूमरल नाउन है ना, इसका हम पेयर का पेयर्स बनाते हैं, पेयर का हम पेयर्स बनाते हैं, क्लियर है। कब बनाते हैं बता रही हूँ, इधर देखिए। पेयर मीन्स अ सेट ऑफ 2 थिंग्स, पेयर जो है ना 2 थिंग्स के सेट को कहते हैं, 2 थिंग्स के सेट को कहते हैं। जैसे जब भी दो चीजें एक जोड़े में हो ना, उसको हम कहते हैं पेयर, क्लियर है। दैट आर यूज टुगेदर, मतलब 2 चीजों का जोड़ा जो कि साथ साथ इस्तेमाल हो, जैसे कि शूज होते हैं ना, यहाँ देखिए शूज होते हैं ना, तो क्या आप एक शूज इस्तेमाल करेंगे? एक शूज तो नहीं पहन के कहीं चले जाओगे ना, आप जब भी पहनोगे दोनों शूज को पहनोगे, दोनों शू को पहनोगे, तो 2 शू मिलके अ पेयर ऑफ शूज बनाते हैं, क्लियर है सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे। शी हैज अ पेयर ऑफ इयररिंग्स, शी हैज अ पेयर का मतलब एक, अ मतलब एक हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ इयररिंग्स किसका पेयर है, उसके पास इयररिंग्स का पेयर है, इयररिंग्स प्लूरल है,
देखिए एस लगा है, इयररिंग्स मतलब दो होंगी इयररिंग्स, क्योंकि दो कान होते हैं, ठीक है ना, तो दो इयररिंग्स उसके पास हैं, लेकिन उसके बावजूद जो पेयर है वो पेयर ही रहा। क्यों? और पेयर के अकॉर्डिंग वर्ब भी देखिए सिंगुलर वर्ब हुई। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से हम चेंज नहीं करेंगे वर्ब में, ठीक है ना। अ पेयर, उसके पास एक जोड़ा है, ठीक है, एक पेयर है इयररिंग्स का। क्लियर है? पेयर के हिसाब से हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अ पेयर ऑफ शूज इज ऑन द टेबल, यानी टेबल पे एक पेयर है, किनका? शूज का। शूज प्लूरल है, लेकिन वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे पेयर के हिसाब से। क्लियर है सभी को? तो ये तो था अ के सेंस में, लेकिन पेयर के सामने अगर टू आ जाए ना, तो हम 1000 में क्या करते थे? थाउजेंड्स नहीं करते थे, 100 में हंड्रेड्स नहीं करते थे, लेकिन पेयर में अगर पेयर के पहले कोई नंबर आ जाए तो हम उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे 2 पेयर्स ऑफ शूज आर एक्सपेंसिव, ठीक है, जूतों की 2 जोड़ी जो है वो क्या है? एक्सपेंसिव है, महंगी है। क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम? पेयर का जो इस्तेमाल है ना वो थोड़ा सा बाकी न्यूमेरल नाउन से अलग होता है। और इधर देखिए, यहां भी आप देखेंगे अ पेयर के हिसाब से इज वर्ब है, यहां भी अ पेयर, एक पेयर की बात हो रही है तो है सिंगुलर वर्ब, यहां भी सिंगुलर वर्ब, लेकिन जब यहाँ 2 पेयर्स हो गया तो यहाँ वर्ब प्लूरल हो गई। क्लियर है? तो जहां पर अ पेयर की बात करें, ये बेसिकली याद रखेंगे आप कि पेयर जिस सेंटेंस में आएगा ना, तो वो जिस चीज का पेयर होगा उसके हिसाब से वर्ब नहीं यूज होगा, पेयर के हिसाब से वर्ब यूज होगा। अगर एक पेयर है तो सिंगुलर, और एक से ज्यादा पेयर्स हैं तो प्लूरल वर्ब यूज होगा। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 9। इफ अ नाउन इज फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशन एंड देन द सेम नाउन इज रिपीटेड, द नाउन शुड बी इन द सिंगुलर फॉर्म। कह रहा है अगर कोई एक नाउन आया, उसके बाद कोई प्रीपोजिशन आया, और प्रीपोजिशन के जस्ट बाद फिर वो नाउन आ गया, ठीक है, यानी कि 2 सेम नाउन के बीच में अगर प्रीपोजिशन आ गया तो वो नाउन सिंगुलर रहते हैं। जैसे डे आफ्टर डे, ईयर आफ्टर ईयर, स्टेप बाय स्टेप। आप देखिए ये प्रीपोजिशन है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, बाय प्रीपोजिशन है, टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन वाले लेसन में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एंड प्रिपरेशन है, प्रीपोजिशन है, डोर टू डोर में टू प्रीपोजिशन है। तो अगर 2 सेम नाउन के बीच में कोई प्रीपोजिशन आता है तो ये नाउन सिंगुलर रहते हैं, इनका प्लूरलाइजेशन नहीं किया जाता है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इसके बाद देखेंगे, इसका एक सेंटेंस में हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है ना। द बीजेपी ऑर्गेनाइजेस डोर टू डोर कैंपेन, ठीक है, बीजेपी बीजेपी ऑर्गेनाइज्ड डोर टू डोर कैंपेन, यानी बीजेपी ने डोर टू डोर कैंपेन चलाया, ठीक है, बीजेपी ने डोर टू डोर कैंपेन चलाया, घर घर जाकर अपना कैंपेन चलाया। तो यहाँ डोर टू जो है, 2 नाउन्स को कनेक्ट कर रहा है। जब भी एक प्रीपोजिशन, एक नाउन के बाद प्रीपोजिशन आए और उसके जस्ट बाद सेम नाउन रिपीट हो जाए तो हम उस नाउन का प्लूरलाइजेशन ना तो यहाँ करेंगे और ना ही यहाँ करेंगे। डोर्स टू डोर भी नहीं करेंगे और डोर टू डोर्स भी नहीं करेंगे। क्लियर है? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आप देखेंगे मैंने जितना आपको नाउन समझाया है, उससे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं नाउन में, बट मैंने आपको इसलिए समझाया इतना डिटेल में क्योंकि कोई नहीं जानता जिस तरीके से कॉम्पिटिशन्स के हालात बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे, क्वेश्चंस कैसे रेज होंगे कुछ पता नहीं है। तो जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं। और हाँ, एक बात और आपको बता दूं,
ये जितने भी क्वेश्चन है, भले ही यहाँ मैंने ईयर मेंशन नहीं किया है क्वेश्चंस में, बट ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। अगर आप चाहें तो क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और मैंने दोनों 6 to 8 और 1 to 5 दोनों के क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है, ठीक है। मैंने बोला था ना, देखिए ये वही वाला रूल है, कलेक्टिव नाउन सेपरेशन। कुछ याद आया? कलेक्टिव नाउन सेपरेट होती है तो वर्ब क्या होता है, कलेक्टिव नाउन टुगेदर काम करती है तो वर्ब क्या होता है, समझाया था, ठीक है। रूल नंबर आई थिंक ये 2 है हमारा नाउन का। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। द कमिटी वॉज डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, द कमिटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट, द कमिटी हैव वन ऑन दिस पॉइंट, द कमिटी वर वन ऑन दिस पॉइंट। रूल क्या सीखा था हमने, याद है किसी को? क्या रूल सीखा था? हमने सीखा था कि अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है मैक्सिमम, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन अगर हमें सेंटेंस देख के ऐसा लगे कि सेपरेशन दिख रहा है, उस जो भी कलेक्शन है उसमें सेपरेशन दिख रहा है, मतभेद दिख रहा है, या फिर उस कलेक्शन का हर मेंबर अलग अलग अपना अपने काम में बिजी है, तो ऐसे सेंस में हम वहाँ कलेक्टिव नाउन को प्लूरल मानेंगे। उस कमेटी को कमेटी न मानकर कमेटी मेंबर्स के रूप में ट्रीट करेंगे। क्लियर है? तो द कमेटी वॉज डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट कब होगा? अब देखिए कमेटी है और यहाँ वॉज है, डिवाइडेड की बात कर रहा है। क्या बताया था कि अगर डिवाइड होगा, अलगाव की स्थिति पैदा होगी, दैट मीन्स कि कमिटी नहीं डिवाइड हो रही है भाई, कमिटी मेंबर डिवाइड हो रहे हैं। क्लियर है? तब ये यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए कि नहीं वर्ब भी, तब यहाँ कलेक्टिव नाउन प्लूरल है, समझाया था। हाँ, बट ये ऐसा तो है नहीं, दैट मीन्स कि ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्लियर है? द कमिटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट, अगर एकजुट होकर कमिटी कोई काम कर रही है तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगी, और इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। ये सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर, बट हम सी और डी भी देखेंगे। द कमिटी हैव वन ऑन दिस पॉइंट, जब कमिटी वन है, एकजुट है, तो हम प्लूरल वर्ब क्यों इस्तेमाल करेंगे भाई? अभी अभी हमने सीखा कि जब भी कलेक्टिव नाउन सेपरेट होगा तब हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। द कमिटी वर वन, अब यहाँ देख लीजिए ये भी वर जो है ना ये प्लूरल है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि वन ऑन दिस पॉइंट कह रहा है। द कमिटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट, द बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फटाफट से, बहुत इजी क्वेश्चन है और जल्दी जल्दी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा, अगर आपने चारों क्लास देखी है बहुत अच्छे से तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और साथ साथ आपको इंग्लिश के छोटे मोटे वोकैब तो आने ही चाहिए, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज अ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की बात कर रहा है। मटेरियल नाउन क्या होते हैं? वे नाउन होते हैं ना मटेरियल नाउन जिनसे कोई दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं, है ना। रॉ जो मटेरियल्स होते हैं। क्लास, क्लास से क्या दूसरी चीज बनाई जाएगी भाई? क्लास क्या है? हाँ, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ग्रुप को शो कर रहा है, तो ये कलेक्टिव नाउन है। कालिदास एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। आयरनी ये एडजेक्टिव है, आयरन का गुण जिसमें हो, ठीक है ना। और आयरन, आयरन से यानी लोहे से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, तो आयरन, सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। आयरन जो है वो क्या है? मटेरियल नाउन है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंस, यानी ग्रामर की दृष्टि से इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, यानी जो करेक्ट है। गिव मी 4-5 रुपीज नोट, ध्यान से देखेंगे, लिखा है 4-5 रुपीज नोट्स। गिव मी 4-5 रुपीज नोट्स, ठीक है। यहाँ 5 को सिंगुलर रखा, इन दोनों को प्लूरल बना दिया। यहाँ क्या कहा? ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल। यहाँ क्या कह रहा है? ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, ठीक है। ये भी देखिए, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर। क्या कह रहा है?
यहाँ इसको 4 को 4 रहने दिया, 5 को 5 रहने दिया, रुपी को रुपी रहने दिया, नोट को नोट, यानी कोई चेंज नहीं किया। गिव मी 4 5 रुपी नोट्स, इसमें इसको भी ऐसे रहने दिया, इसको भी रहने दिया, इसको भी रहने दिया, नोट्स। मैंने आपको क्या बताया था? जब भी कोई नाउन एडजेक्टिव का काम करेगा तो हम उसको प्लूरल नहीं बनाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको सिखाया था, स्टैंड। अगर इसके आगे हम कोई नाउन लगा दें जो कि इसको डिफाइन कर रहा है तो पेन से स्टैंड नहीं हम कर सकते, वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। सिखाया था, बोलिए। इसमें इन सारे सेंटेंसेस में आप ध्यान से देखिए कि नाउन मेन किस नाउन की बात कर रहा है? नोट्स की, नोट्स की, ठीक है। किसके नोट्स की? 5 रुपीज़। अब देखिए 5 रुपीज़, रुपीज़ क्या है? रुपीज़ नाउन है, और रुपीज़ कितने रुपीज़, यानी इसकी क्वालिटी कौन बता रहा है? 5। तो ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर, मतलब इसमें हम 5 में कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। 4 ऑलरेडी जो है नंबर को दर्शा रहा है, उसका हम प्लूरलाइजेशन नहीं कर सकते। 5 रुपी मिल करके एक नोट का नाम बना रहा है ना। हमें कितने के नोट्स चाहिए? 5 रुपी के। क्या चाहिए हमें? नोट चाहिए। कितने नोट चाहिए? 4 नोट चाहिए। तो हम क्या करेंगे ना, ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, क्या चाहिए वो देखते हैं। जैसे नोट्स चाहिए हमें, ठीक है। कितने नोट्स चाहिए? 4 नोट्स चाहिए। 1 है तो नोट होगा, 4 है तो नोट्स होगा। और किसके नोट्स चाहिए? 5 रुपी नोट्स चाहिए। 5 रुपी नोट्स चाहिए। एक देखेंगे, जब भी ऐसे लिखा हो ना 4 रुपी, इसको याद कर लेंगे, ठीक है ना। 4 रुपी, एक मिनट सॉरी, हाँ, मान लीजिए यहाँ लिखा है 100 रुपी नोट, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 100 रुपी नोट, ठीक है। इसका क्या मतलब आप समझते हैं कि ये 100 रुपए के नोट की बात कर रहा है, ठीक है। 100 रुपए के नोट की बात कर रहा है, ठीक। तो ऐसे जहां भी आपको दिख जाए आपको 10 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, तो हम कभी भी ये रुपी और 100 का प्लूरल नहीं बनाएंगे, ठीक है। कभी भी इनका प्लूरल नहीं बनाएंगे। अब बात आती है हम किसका प्लूरलाइजेशन कर सकते हैं। देखिए, अगर एक 100 रुपी का नोट हो तो यहाँ 100 रुपी नोट सही है, लेकिन अगर आपको 310 रुपी नोट चाहिए तो आप क्या कहेंगे? 310 रुपी नोट्स। क्लियर है? हम नोट्स को, क्योंकि ये 10 रुपी मिल करके इसको डिफाइन कर रहा है। क्लियर है? ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसा सेंटेंस आए तो हम देखेंगे नोट्स को डिफाइन कर रहा है 5 रुपी। 5 रुपी जो है वो नोट्स को डिफाइन कर रहा है, इसलिए इसमें हम कोई प्लूरलाइजेशन नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अब 5 रुपी नोट्स ये मिल करके क्या बन गया? नाउन बन गया। 5 रुपी नोट्स मिल करके नाउन बन गया। अब 5 रुपी नोट कितने? 4 5 रुपी नोट चाहिए, तो जब 4 है तो नोट का हम नोट्स कर देंगे। क्लियर है? गिव मी 4 5 रुपीज, रुपीज है, गलत है। गिव मी 4 5 रुपीज, 5, देखिए ये भी गलत है। गिव मी 4 5 रुपी नोट, नोट क्यों भाई? यहाँ 4 नोट चाहिए ना, तो नोट का नोट्स होगा, ये भी गलत है। गिव मी 4 5 रुपी नोट्स, ठीक है। 4 चाहिए क्या? 5 रुपी नोट्स, तो 4 के हिसाब से नोट्स में हमने प्लूरलाइजेशन किया। डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पॉइंट आउट द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को हम पॉइंट आउट करेंगे। He and I was very good friends once upon a time. The committee were divided in their decision. Every student should do one's duty. Each boy and each girl have done their work. ठीक है ना? अब देखिए, he and I सब्जेक्ट प्लूरल है तो was नहीं होना चाहिए, were होना चाहिए यहाँ पे। Every student should do one's duty. एवरी स्टूडेंट की बात कर रहा है तो हिज और हर, क्योंकि एवरी स्टूडेंट यानी हर एक बच्चे की बात किया तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ पे हिज और हर ड्यूटी होना चाहिए, ना कि वंस ड्यूटी, ठीक है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैव डन देयर वर्क, ठीक है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल की बात कर रहा है तो यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है।
अब ये देखते हैं जो हमने रूल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग द कमिटी वेर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। जो कमिटी है वो अपने डिसीजन में डिवाइडेड है। मैंने आपको बोला था जब भी मतभेद दिखे, सेपरेशन दिखे तो कमिटी प्लूरल हो जाएगी और इसीलिए वर्ब भी प्लूरल होगा। आप देखेंगे लगातार 2 बार कमिटी वाला क्वेश्चन आया है। लगता है ये बहुत पसंदीदा वर्ड है यूपी टेट का, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ मटेरियल नाउन। कौन सा वर्ड है जो मटेरियल नाउन है। फिर से आ गया ना, अभी हमने मटेरियल नाउन पढ़ा था आयरन वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक और साल देखिए पूछा है, काउ, बताइए कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। गोल्ड, एयर, क्लास, तो ऐसी चीजें जिनसे दूसरी चीजें बनाई जाएं, तो गोल्ड से हम ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, तो गोल्ड विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। 6 देखते हैं, विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर। ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया है ना बेटा, ये पैराग्राफ में दिया हुआ था। आप जानते हैं ना अनसीन पैसेज आता है। अनसीन पैसेज में कोई एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ था एक साल, और उसमें कोई गंगापुर गांव के बारे में बताया गया था और फिर वहीं ये क्वेश्चन पुट किया गया था, विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर। तो आप ये मत सोचिएगा कि जो अनसीन पैसेज आते हैं उनमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो केवल उसकी स्टोरी बेस्ड होते हैं, ग्रामर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि उस पैसेज से इसने निकाल दिया गंगापुर और पूछ लिया विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर। बहुत टफ नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। बताइए, गंगापुर एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, कॉमन नाउन नहीं होगा, कलेक्टिव नाउन नहीं होगा, कलेक्शन को नहीं शो कर रहा है, मटेरियल नाउन नहीं होगा, ये होगा हमारा प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक फिक्स प्लेस की बात कर रहा है, उसका स्पेशल नेम है गंगापुर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं या उसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो गोल्ड मटेरियल नाउन का अभी आपने देखा था, क्राउड ये भी नहीं होगा, कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है, टी कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है, ह्यूमैनिटी यानी मानवता, मानवता को हम ना देख सकते हैं ना ही हम छू सकते हैं, फील की जाती है। दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर से आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ मैंने आपको कुछ लिस्ट भी दी थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, और भी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो चलिए मीनिंग देखते हैं एक एक वर्ड का। कनेक्शन यानी जुड़ाव, बॉय लड़का, विमेन औरत, प्लो हल। आप इसमें से बताइए आप कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो भाई बॉय आप देखते हैं, वुमेन आप देखते हैं, प्लो मतलब हल जिससे खेत की जुताई होती है वो आप देखते हैं, कनेक्शन को आप केवल महसूस कर सकते हैं। किसी से आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है तो आप केवल उसको महसूस कर सकते हैं। क्लियर है। तो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ए जो है ये इसका राइट आंसर होगा। कनेक्शन ही जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने किया है ना, जो पहली क्लास है नाउन वाली उसमें शायद मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको। एडवर्सिटी मतलब होता है विपत्ति, है ना, दुर्भाग्य, दुख का समय, ठीक है। तो बताइए विपत्ति क्या आपको दिखाई देती है, महसूस की जाती है ना। आप संकट में हैं, संकट का समय महसूस किया जाता है, तो कोई इसमें जो है आर्गुमेंट ही नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। एडवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। आगे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिगार्डेड एज सिंगुलर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर रहता है, ठीक है ना, उसको सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा इनमें से, बताइए। डॉग्स, डॉग सिंगुलर है, एक से ज्यादा, डॉग डॉग्स एक से ज्यादा हो गया, प्लूरल हो गया। कैट कैट्स प्लूरल है, कार कार्स प्लूरल है। लेकिन मैथमेटिक्स, मैंने ये एग्जाम्पल दिया था, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है, जैसे न्यूज, इनिंग, हाँ, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एस देख के हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि प्लूरल हैं, ये सिंगुलर ही होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
आइडेंटिफाई द रॉन्ग कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की बात कर रहा है। कलेक्टिव नाउन मतलब कलेक्शन का नाम। ध्यान रखेंगे वो कलेक्शन 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा अगर चीजें एक साथ होंगी तो कलेक्टिव नाउन होंगी। क्लियर है। सीजर्स पेयर होता है भाई, पेयर ऑफ सीजर्स कलेक्शन को शो करता है। ठीक है। आर्मी कलेक्शन को शो करता है। डॉटर्स, डॉटर्स लिखा है, ये भी मैं रूल बताऊंगी। ठीक है ना, जो ऐसे वाले होते हैं डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इनका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं हम बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो है कि नाउन नंबर, उसमें हम देखेंगे कैसे प्लूरलाइजेशन किया जाता है। ठीक है। तो डॉटर्स इन लॉ यानी बहुत सारी जो डॉटर इन लॉ हैं उनका प्लूरल हो गया, यानी कलेक्शन हो गया। लेकिन अगर शिप्स की बात करें तो शिप्स को मैंने आपको बताया था कि जो शिप होता है ना, ये सिखाया था अभी कल की क्लास में कि कुछ नाउन चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, 1 शीप 2 शीप, ठीक है ना, तो वो वैसे ही रहते हैं, उनका प्लूरलाइजेशन या कोई उसमें चेंज नहीं किया जाता है। तो शिप चाहे प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर हो, 1 शीप 2 शीप, ठीक है ना, शीप्स नहीं करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है। तो शिप यही जो है वो कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल नहीं है, कलेक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। अच्छा, आप मुझे आज कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो शिप होती हैं इनके कलेक्शन को क्या कहते हैं। ठीक है, ये आज का आपका होमवर्क है कि आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि शिप्स जो होती हैं ना उनका कलेक्शन ऑफ शिप्स को क्या कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ कलेक्टिव नाउन। इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि कलेक्टिव नाउन है उसके अंदर। ठीक है, यूज उसमें कलेक्टिव नाउन का हुआ है। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ही हैज लॉट ऑफ मिल्क, राका इज अ फूल, द एयर इज कूल हियर। अच्छा, पहले तो नाउन पहचानिए। यहाँ कैटल है नाउन, फील्ड है नाउन, ठीक है, यहाँ जो है मिल्क है नाउन। ठीक, इस सेंटेंस में राका है, ठीक है, इसमें एयर है। क्लियर है। आप देखिए समूह का बोध, कलेक्शन का बोध किस वर्ड से चला, फील्ड से पता चल रहा है? नहीं। मिल्क से नहीं, राका से, राका तो प्रॉपर नाउन का एग्जांपल हो गया, एयर से नहीं। ठीक है, तो कैटल जो है ना ये काऊ वगैरह के ग्रुप को कहते हैं, मवेशी को कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि कलेक्टिव नाउन होते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं। सॉरी, कैटल जो होते हैं ना ये हमेशा प्लूरल होते हैं, अनकाउंटेबल नहीं, हमेशा प्लूरल होते हैं, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, ये मैंने आपको सिखाया था। ठीक है ना, तो यही होगा सही सेंटेंस जिसमें कि ए विल बी द राइट आंसर, कि जिसमें कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल किया गया है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल। इनमें से कौन सा वर्ड प्लूरल है। ठीक है, यहाँ शायद यहाँ देखिए डेट भी लिख दिया गया। वैसे डेट लिखा हो या ना लिखा हो, जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि वो प्रीवियस ईयर के हैं या नहीं। ठीक है, बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चंस आपके सामने लाए गए हैं। चलिए, चाइल्ड, कैटल, सेक्शन, सॉल्यूशन। आप बताइए, प्लूरल फॉर्म पूछ रहा है, प्लूरल फॉर्म। चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। सेक्शन, सेक्शंस हो जाएगा, सॉल्यूशंस हो जाएगा। ठीक है ना। कैटल, कैटल प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, काऊ वगैरह के जिनको हम कैटल कहते हैं, प्लूरल कैटल होता है। ठीक है, तो कैटल विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का बी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, और आई थिंक ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। Which of the following noun is in plural? फिर पूछ दिया प्लूरल। वैसे ये सिंगुलर प्लूरल आप पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल पढ़ेंगे, बट कुछ आपको पता होना चाहिए, इसकी कोई सीमा नहीं है। कोई भी वर्ड आपसे दे देगा और पूछेगा इसका प्लूरल क्या है, सिंगुलर क्या है, या फिर इनमें से कौन प्लूरल है कौन सिंगुलर है। ठीक, एक बात बताइए, मैंने आपको बोला था कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है बट वो होते सिंगुलर हैं। बोला था कि नहीं बोला था? अब उसी रूल से आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे बहुत इजीली। न्यूज़, एस लगा है लेकिन न्यूज़ हम जानते हैं इसका मीनिंग सिंगुलर होता है, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट का नाम है। टेनिस एक गेम का नाम है। ठीक है, क्राइसिस जो है ना ये प्लूरल है। ठीक है, क्राइसिस, इसका सिंगुलर होता है क्राइसिस। क्राइसिस मतलब होता है संकट की घड़ी,
क्राइसिस मतलब होता है संकट की घड़ी। जैसे अगर मैं बोलूं कि पहले जो है हमारा देश बहुत टाइम से हेल्थ क्राइसिस से जो है गुजर रहा है, तो वहाँ पर क्राइसिस ये प्लूरल यूज़ करेंगे। और अगर मैं बोलूँगी कि मतलब ये मेरा एक बहुत क्राइस चल रहा है, तो मतलब सिंगुलर की जहाँ बात करेगी तो हम क्राइसिस आई होगा यहाँ पे, और प्लूरल की जहाँ बात करेगा वो समस्या की बात करेगा तो क्राइसिस, समस्याओं की बात करेगा तो क्राइसिस। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, ये जो कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं ना, ये सारे कंटेंट बहुत ही रेलेवेंट है, इसीलिए मैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने आपको कहा होगा, भरमाया होगा कि बहुत टफ पेपर बनने वाला है, ठीक है, इतने समय बाद यूपी टेट होने वाला है तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आएंगे। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट्स वही रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो नाउन नाउन ही रहेगा, मटेरियल नाउन ही होगा, वो कभी एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट है अगर वो आपका क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन कितने भी लैंग्वेज के साथ आपके खेले एग्जामिनर, ठीक है, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे, फिर भी आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। सो डोंट वरी, डेली आप कंसेप्ट को पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, और लास्ट में आपके लिए सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली, ठीक है। सक्सेस जो होता है ना, वो तब नहीं आता है जब आप कभी कभी यानी अवसर आने पर ही बस मेहनत करें, वो तब आपको सक्सेस मिलती है जब आप लगातार प्रयास करते हैं। जैसे कि अभी यूपी टेट का फॉर्म आया नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम डेट तो आ गया है ना। अब जो लोग अभी से तैयारी करनी शुरू कर देंगे, लास्ट तक जाते जाते उनके पास रिवीजन का अच्छा खासा टाइम होगा और वही अच्छे मार्क्स से सफल होंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि पहले फॉर्म भराना शुरू हो जाए तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो ये तब आप जो है कि शायद पास तो हो जाएं, बट अच्छे मार्क्स जो स्कोर करना आपका सपना है वो शायद सपना ही रह जाएगा। तो जो आपको कंटेंट मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाइए, पढ़िए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। ये हमारा टेलीग्राम का जो है लिंक है, इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करिए कि वो हमारी क्लास से जुड़ें, क्योंकि इस क्लास में आपको पेड बैच वाला पूरा कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।